नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे जरा यूएस से। एक रिपोर्ट आई है हमारे यहाँ। रिपोर्टों का बड़ा चलन है, कभी हिंडनबर्ग की आती है, कभी तमाम रिपोर्ट आती है। मतलब हमारे भारत में पैसा रुपया इकोनॉमी, उस पर रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ, उसके बाद जो है कोई बाकी चीज होगी, उस पर रिपोर्ट आ जाएगी। कई रिपोर्ट आती रहती हैं। उसी बीच में क्या होगा, रिलीजियस फ्रीडम पर बहुत तेज रिपोर्ट आती है। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह हम लोगों को चाय काफी पीने के बाद जैसा कि दिनचर्या निपटाते समय बहुत जोर किया जाती है, तो इस तरह की रिपोर्टें बहुत जोर किया करती हैं। एक और रिपोर्ट आई है सर, और ये आई है व्यालोक जी, यूएस कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये चौधरी साहब जो अमेरिका हैं, उनकी एक संस्था है। और मजे की बात है, जरा नाम सुनिएगा इनके। जो सबसे बड़े नीति विश्लेषक उनका नाम है, वो है सेमा हसन। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, और रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि साहब मुसलमानों के साथ वही, आप समझ रहे हैं दर्शकों। अब फिर मैं वही रिपीट करूंगा, मॉब लिंचिंग उसमें आ गया है। उसमें यह आया कि साहब बुलडोजर बाबा का भी गरज रहा है कि तमाम रिलीजियस प्लेसेस जो हैं माइनॉरिटीज के, उस पर जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है। ये सब दुनिया भर को 7 पन्ने के, मतलब 7 खंड की रिपोर्ट है, खंड खंड है उसमें। ये वही सब है जो कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम फैलाता रहता है। पूरी दुनिया के सारे लोगों का ठेका इन्हीं के पास है। कहा जाता है, ये खुद को क्लेम करते हैं व्यालोक जी। आपने तो एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा है, मैंने उस आर्टिकल को भी पढ़ा। बड़ी डिटेल में आर्टिकल लिखे हैं। सर पहले तो बताइए ये मसाला क्या है, और उसके बाद एक चीज मैं कहता हूं, अमेरिका तुम अपना काम करो ना भाई। तुम मुसलमानों की चिंता नहीं करो। और दुनिया भर में व्यालोक जी, इस पर हम जरा आएंगे बाद में, लेकिन मैं अभी छेड़ दे रहा हूं। दुनिया भर के जितने भी ठेकेदार हैं जो मुसलमानों का ठेका लेके उनकी चिंता करते हैं, तो भारत में मुसलमानों की चिंता करना इसलिए बंद करना है कि भारत में कोई मुसलमान रहता ही नहीं। व्यालोक जी, कोई मुसलमान नहीं रहता है भारत में। हकीकत यह है, क्योंकि एक नहीं, भारत में जो भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं महाराज। कोई मुसलमान नहीं है। तो ये तो हम, मतलब अमेरिका भी चुपचाप बैठे। ये है क्या, बवाल क्या है सर? ये फिर एक रिपोर्ट आई है। चलिए टंटनबर्ग करते हैं हम लोग जरा इस रिपोर्ट का। अमेरिका की हालत भले बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका कुछ दिनों या महीनों में हो सकता है कि दिवालिया हो जाए। और ये मैं बहुत हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और मुझे अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान है, वैसे हमारे मित्रों ने, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने जाल में ऐसा फंस गया है कि हो सकता है वो 6 महीने साल भर के अंदर दिवालिया हो जाए। लेकिन अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है। अमेरिका की साख बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है पूरी दुनिया में। अब ऐसा है कि दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, और अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अमेरिका 2 साल से चाह रहा है कि रूस को अलग थलग कर दिया जाए। मजे की बात यह है, हालांकि युद्ध तो दुखद ही होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि रशियन इकोनॉमी और ठीक ठाक हो गई है इस दौरान, अमेरिका के और नेटो के लाख चाहने के बावजूद। उसी तरह इजराइल को वो समय समय पर कहता रहा, लेकिन इजराइल ने पहले हमास को ठीक ठाक कर दिया। उसने गाजा में गधे जूते हल चला दिए। उसके बाद अब वो हिजबुल्लाह की ऐसी तैसी कर रहा है। फिर हुती के बीच बीच में जब उसको मन होता है जाके यमन पर 2-4 बम गिरा देता है। और अब ईरान ने उससे पंगा ले लिया है, तो वो ईरान को भी बर्बाद और तबाह करके ही मानेगा, जैसा इजराइल का इतिहास रहा है। अब अमेरिका की चूंकि कोई सुन नहीं रहा है, उसकी साख रही नहीं, तो वो क्या करता है कि बीच बीच में, चूंकि 20 साल 30 साल पहले तक अगर आप देखेंगे, खासतौर से 1990 के बाद, तो अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति था। दुनिया बहुत ध्रुवीय नहीं हुई थी, एक ध्रुवीय थी। तो उस संदर्भ में अमेरिका को ये लगता रहा हमेशा कि भाई हम तो चौधरी हैं, और चौधरी था भी। चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो, वो हमेशा जहां तहां, जब उसके हिसाब से, ध्यान दीजिएगा मैं जो शब्द कह रहा हूं, कि उसका जो प्रजातंत्र है, उसका जो मॉडल है, उस हिसाब से उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। कई सारे देशों की सत्ता उलट पुलट की।
इराक और अफगानिस्तान के पाप छोड़ दीजिए, उस पर अभी चर्चा मत कीजिए, लेकिन आप कौन होते थे कि WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर आपने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान में साहब आप 20 साल रहे और जिस दिन गए उस दिन तालिबानियों ने क्या हाल किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, और अभी तालिबानी क्या हाल कर रहे हैं वो। तो समय समय पर ऐसे मनोरंजक रिपोर्ट्स अमेरिका देता रहता है, उसकी सुध कोई नहीं लेता है, उस पर कोई बातचीत नहीं करता है, और वही है USCIRF। इसमें ठीक है। होता अच्छा, जी एक चीज व्यालोक जी, इससे आगे की आप इसको मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू रखें। आपने जी जब जी कहा कि हम लोग भी शुरुआत हमने भी ऐसे की कि जैसे एक और फालतू रिपोर्ट आ गई है, लेकिन जरा ये देखा जाए कि 3 ऐसी चीजें जो इस रिपोर्ट को, जैसे फालतू तो है, बाकी सब है हम, लेकिन नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें कितनी जहरीली चीजें भी हैं। 3 ऐसी चीजें, भारत में वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन आ रहा है, जो कि भारत की संसद, यानी भारत का लोकतंत्र, भारत देश, हमारी संसद, हमारे नेता, हमारी सरकार इसको कर रही है, JPC बनी हुई है, यानी सारी पार्टियां हमारी मिलकर कर रही है, पूरा देश हमारा कर रहा है, और अमेरिका की ये संस्था उस पर सवाल उठा रही है अपनी इस रिपोर्ट में। दूसरी, मुसलमानों की हालत, अरे ससुरा ये तो वैश्विक समस्या है, वाकई मुसलमानों की हालत वैश्विक समस्या है। लगता है कि जैसे हर जो है वो पेटी में जो है वो बंधा हुआ है बम। तो ये हालत तो वाकई चिंतनीय है पूरे विश्व में, कि जो है एक आदमी देख के आदमी डरता है, कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। तो हालत तो निश्चित रूप से खराब है। तीसरी चीज आप सोचिए, ये बेहद खतरनाक है। और दर्शकों आप जरा सोचिए इस रिपोर्ट में, मैं व्यालोक जी आगे कंटिन्यू करेंगे। व्यालोक जी, गौ हत्या विरोधी जो एक्टिविटीज भारत में इनिशिएट हो रही हैं, उसको लेकर भी चिंता इस रिपोर्ट में। ये तो चिढ़ाने वाली बात है सर। क्या चाहते हो कि भारत एक बहुसंख्यक देश है, जहां पर हिंदू रहता है, बहुसंख्यक है, सनातनी विचार है, यहाँ गाय हमारे लिए माता है, पवित्र है, सब कुछ है। कर लेना बहस तुम उसके जानवर स्वरूप को लेके, ठीक है वो जानवर भी है, लेकिन ये तो मतलब जहर फैलाने वाली रिपोर्ट है। मुझे तो लगता है कि केसेस होने चाहिए। देखिए, इस रिपोर्ट में 3 चीजें हैं, इसको कहीं से भी हल्के से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ऐसी रिपोर्ट्स का बहाना लेकर कई छोटे मोटे देशों को बर्बाद किया है। चूंकि आप भारत हैं, इसलिए वो रिपोर्ट लेकर ही आराम से रह जाते हैं, और यहां तक कि अमेरिकी प्रशासन भी पिछले 3 साल से ये रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं और यही भाषा रहती है। इस बार इन्होंने इसमें वक्फ भी जोड़ दिया है, और गो हत्या के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, जो कानून बन रहे हैं, उससे भी इनको आपत्ति है। बाकी इनकी रिपोर्ट्स लगभग इसी तरह की चीजों पर रहती है। अगर भारत में एक मजबूत सरकार नहीं होती, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, मैं कहीं से इस रिपोर्ट को हल्के में लेने की पैरवी नहीं कर रहा हूं। अगर भारत में एक मजबूत सरकार नहीं होती, एक मजबूत लोकतंत्र नहीं होता, तो इसके बाद अगला कदम ये उठाती है अमेरिकी सरकार कि अति चिंतनीय देशों की एक कैटेगरी है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, और उसमें भारत को डाला जाता। उसके बाद आपके ऊपर सैंक्शंस लगते, उसके बाद ब्ला 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 ब्ला, वो पूरी एक प्रक्रिया है। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इस रिपोर्ट्स में मजेदार बात देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में रिपोर्ट है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें जिसको भी संदेह है वो जाके अपने दिमाग का इलाज कराए, मुझे नहीं करवाना है। तो एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, और आपकी पूरी कमेटी में एक भी सनातनी नहीं। इसीलिए अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं, और उनका एक संगठन है बाकायदा USIDF करके, उन्होंने बाकायदा इसका विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों की चूंकि बहुत महत्ता होती है। उन्होंने बहुत कहा है बहुत, और कि मैंने बिल्कुल, और मैंने ये भी कहा था, आप याद करिए, मैंने इंट्रो में कहा था कि इस रिपोर्ट को ये कहते हैं कि हम बड़ा रिलीजियस और बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल रिपोर्ट मानी जाती है। ये जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट नहीं है, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब
ये 3 बातें जब आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आइए भारत के ऊपर। अब भारत में जब आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे, जॉर्ज सोरोस से जाकर जो लगातार ट्रेनिंग लेते हैं, अभी जॉर्ज सोरोस के सुपुत्र अलेक्जेंडर सोरोस बांग्लादेश में आए हुए हैं। बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम की क्या स्थिति है, उस पर अमेरिका में क्या रिपोर्ट निकली है, खोजिए। मुझे नहीं पता कि कोई रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम की क्या स्थिति है, इसके बदले उस कंगालिस्तान को अरबों डॉलर अमेरिका प्रोवाइड करता रहा है। तो ये एक टूल है, एक राजनीतिक टूल है जिसके जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है पिछले 4-5 वर्षों से, खासकर, वैसे तो 10 वर्षों से, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से इस देश के विदेश मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुर्की ब तुर्की जवाब देने में यकीन ही नहीं रखते हैं। मतलब वो तुर्की के बदले जाके सीरिया और यमन भी दे देते हैं जवाब में। और अभी यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, उन्होंने इसका बहुत बखूबी मुजाहिरा भी किया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब है, बातचीत का दौर तो खत्म हो चुका है। अब केवल एक चीज करनी है कि पीओके कब खाली कर रहा है उसकी चीजें बता दे। चाइना को उन्होंने कहा कि भाई हमारे संबंध खराब हैं। आज तक किसी विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर नहीं कहने की हिम्मत जुटाई थी। जयशंकर इसको बिना किसी लाग लपेट बोलते हैं कि भाई ये संबंध खराब हैं तो खराब हैं, और इसका असर सारी चीजों पर भी पड़ेगा। अमेरिका को उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि अमेरिका अपने गिरेबान में झांके। अमेरिका अगर हमारे बारे में टिप्पणी करता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम दोनों बहुत बड़े लोकतंत्र हैं। भाई अमेरिका कहता है ना, दावा करता है कि हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। हालांकि ये भी उसकी मूर्खता है। भारतवर्ष से पुराना लोकतंत्र कोई नहीं है, लेकिन ये चलिए मान लिया आपके हिसाब से 500 साल पहले ही सूरज उगा था। भाई यूरोपियन सभ्यता जब जंगलों में थी तब हम लोग क्या कर रहे थे उसके प्रमाण पूरे देश में बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जयशंकर ने कहा कि अमेरिका हमारे ऊपर टिप्पणी करता है, कोई बात नहीं, हम उसको स्पोर्टिंगली लेते हैं, लेकिन अमेरिका भी तैयार रहे जब हम उसके बारे में कुछ बताएंगे। और हम बताएंगे, क्या बताएंगे? 2020 में याद कीजिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ा सा आंदोलन चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। क्यों चला था साहब? क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत को श्वेत पुलिसकर्मी ने घुटनों से दबाकर उसकी गर्दन पर, जो घुटनों से इतना दबाया कि उसकी मौत हो गई। और उसके पहले मतलब दर्जनों नाम है जब अश्वेतों को श्वेत पुलिसकर्मियों ने मारा है। अमेरिका को यह नहीं दिखता है। कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। फ्रेडी ग्रे जी, एक रिपोर्ट है, उसमें वो सारे नाम दर्ज हैं। फ्रेडी ग्रे है, सेंड्रा ब्लैंड, लाक्वान, मैकडोनाल्ड, फिलांडो, कैस्टिले और एल्टन स्टर्लिंग, ये सारे नाम। एरिक गार्नर का जब इन लोगों ने मारा था उसको, और कितनी मतलब ब्रूटल तरीके से, और सबको निर्दोष। इन जितने भी अभी मैंने नाम पढ़े हैं, ये जितने भी थे जिन्होंने मारा था उसको अमेरिकी अदालत ने निर्दोष साबित कर दिया। और इसके पहले 2013 में जाइए, जब ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था तो मिनीपोलिस नामक छोटी जगह से शुरू हुआ था, और जब उन्होंने जुलूस निकाला तो उस पर पुलिस ने भाई इतना ब्रूटल दमन किया उसका कि वह धीरे धीरे अमेरिका के सारे राज्यों में फैला, और उसके बाद वह पूरी दुनिया में फैला कि हमारे क्रिकेट वाले जो लोग हैं, बीसीसीआई की टीम वाले, वो भी घुटने टेक के आ गए थे इस पर मैदान पर। हाँ बिल्कुल, अरे वो बड़ा मूवमेंट, वो बड़ा मूवमेंट हुआ था। अच्छा, एक चीज और याद दिलाऊं अगर, तो USCIRF ये जो संस्था है, इसको भारत में इसके रिप्रेजेंटेटिव्स कभी आ नहीं पाए। और दर्शकों यहाँ पर देखिए, हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम सम्यक रूप से बात करते हैं जिसने जो किया है। और ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, जयशंकर जी विदेश मंत्री बन गए, तभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल नहीं। वेलू जी, ये इंटरेस्टिंग है
कि इस बॉडी को मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब भी वीजा नहीं मिलता था, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी वीजा नहीं मिलता था। अब दर्शक ये उम्मीद ना करें कि मैं जाके ये बताऊं कि फलाने जी ने शुरुआत किया था, लेकिन जहां तक मैंने खोज कर पाया हूं मैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसके पहले तो वही खिचड़ी सरकार थी, उसके पहले जो है राजीव आ जाइए, इंदिरा जी आ जाइए और बाकी नाना जी हैं ही है और नाना जी। तो भारत की ये स्ट्रेटजी एक फर्म स्ट्रेटजी है इस संस्था के बारे में। कम से कम एक तो ये कहा जा सकता है, और दूसरी सर ये बताइए कि भारत में कोई मुसलमान है? जब मैं ये कहता हूं, इस पर हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप जरा ये बताइए, अगर ये प्रश्न उठाया जाए कि भारत की भूमि पर जो भी, और मुझे लगता है व्यालोक जी ये वही एलिमेंट है जो भारत के मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमान भी अपने आप को पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझते, वो अरबी का बाप समझते हैं खुद को। यही हालत भारत के मुसलमानों की है, वो अरबी से ज्यादा अपने आप को अरबी समझने की कोशिश में यहां भारत को आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ स्वीकार किए पड़े हैं। सीधी सी बात है। इसलिए मैं साफ कहता हूं कि भारत की भूमि पर कोई मुसलमान रहता नहीं, तो अमेरिका चिंता न करे। वो संदर्भ तो हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया वैश्विक। अब जरा घर पे, क्योंकि हम लोग हमेशा समाधान की बात करते हैं, समाधान तो घर ही पाए। अमेरिका क्या उखाड़ लेगा, कोई रिपोर्ट छाप के उखाड़ता रहे। हिंडनबर्ग भी आया, लोग तो अब लियो लियो करने लगे हैं, जैसा नहीं होता। अब रिपोर्ट भारत में आएगी तो उसके पीछे एक लियो लियो वाला माहौल क्रिएट हो गया, मुकाम क्रिएट हो गया। तो जब मैं ये कहता हूं कि भारत की भूमि पर कोई मुसलमान नहीं रहता, सारे कन्वर्टेड हिंदू है, इस पर विमर्श होना चाहिए कि नहीं, इस पर अब बात होनी चाहिए कि नहीं। और मेरे ख्याल से वो एलिमेंट अगर मुसलमान भाई पकड़ लें तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से झनाक से बाहर आ जाएंगे एकदम। इंडोनेशिया, थाईलैंड के माफिक, बाली के माफिक, उधर इंडोनेशिया के माफिक तुरंत अपना नाम चंदन वगैरह कहेंगे। हाँ, पूजा पद्धति, यही तो मोहन भागवत कहते हैं कि पूजा पद्धति बदल गई है। देखिए, तो ये ऐसा है कि मैं तो जितने भी रिलीजन हैं, हालांकि इनको रिलीजन और मजहब कहना भी मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, पॉलिटिकल थॉट्स हैं ये जो भी। तो सुनिए वही इसीलिए रोका हूं। अगर पॉलिटिकल थॉट और वही बात मुझे भी समझ में आती है, ये दोनों, क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, ये पॉलिटिकल थॉट ज्यादा लगते हैं। तो इनको पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर कह लीजिए कि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, दूसरी, मतलब इतना ही तो जी। और मैं अभी भी, मैं क्या, कोई भी दुनिया इस्लाम के बारे में अगर कुछ भी मोस्ट ऑथेंटिक जानना होगा तो कहाँ जाएगी? सऊदी अरब जाएगी ना सर, सऊदी अरब ही जाएगी। और सऊदी अरब इनको मुसलमान नहीं मानता है भाई। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने लोग हैं भाई, बिन सुल्तान जो हैं वहां के सुल्तान NBS, वो तो साफ साफ कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, इनको मुसलमान मानने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं हिंदी मिस्कीन, यानी ये कन्वर्टेड जो हिंदू हैं उनको आप जबरन मुसलमान न कहें, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। तो मैं खुद तो नहीं कह रहा हूं, जो इस्लाम की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो इनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई है, वह देश जब इनको मुसलमान नहीं मान रहा है तो मैं और आप कौन होते हैं साहब? अब मैं और आप खामखा, जैसे कल को वो रजाकार वो ओवैसी बैठ के ज्ञान देने लगता है हिंदुत्व के बारे में, या वो क्रिप्टो क्रिश्चियन जो नाबदानी कीड़ा है वो बैठ के सनातन के बारे में बोलने लगता है। अरे तुम अपनी क्रिश्चियनिटी देखो ना साहब। अरे वो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो पता नहीं मतलब विराजमान है कि फौत हो गए। वहू जो है रामायण की, एक दौर आया था, रामायण की चौपाइयां समझा रहे थे। वही मैं कह रहा हूं कि हम सनातनी हैं, हमको सनातनी रहने दीजिए और हम सनातन के बारे में बातचीत करेंगे। हम आपके पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो सबसे बड़े आका हैं, जहां आप जाते हैं, जो आपके 5 जरूरी फर्जों में से एक है, जो हर एक यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू का सपना होता है कि वह किसी तरह पूरे जीवन की कमाई इकट्ठा करके एक बार हज चला जाए, वही आपको मुसलमान नहीं मान रहा है साहब। मेरी और अवनीश शर्मा की औकात क्या है? हम लोग कौन हैं? हमें इस्लाम के बारे में कोई मतलब नहीं है भाई।
हम नहीं जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं और मैं आपके ऊपर दावा भी नहीं करता है, लेकिन आपको आपका जो जिसकी तरफ आप देखते हैं, जो आप भाई सुन्नत होती है ना कि हम उनकी नकल करेंगे, हम उन्हीं की तरह बनेंगे, तभी तो इस भयंकर गर्मी में 48-49 डिग्री में आप टेंट बन जाते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है साहब। भारत में पानी की कोई कमी नहीं है, तब भी आप ऐसे धोएंगे, ऐसे धोएंगे, ऐसे करेंगे। अरे भाई, यहाँ नदियों का इतना प्रदेश है, देश है, इतनी नदियां हैं, आप नहा लो साहब, वजू करने के समय नहा लो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप मानते नहीं हो। तो जब आपको आपके सबसे बड़े वाले देश ने बता दिया कि तुम लोग मुसलमान मुसलमान नहीं हो, तो मैं कौन होता हूं साहब। इसलिए ये बहस का विषय नहीं है सर अवनीश जी, ये बहस का विषय नहीं है। यहाँ के कन्वर्टेड हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वो कब तक पत्थरबाजी करेंगे अपने ही देवी देवताओं पर, अपनी ही संस्कृति से कब तक मुंह मोड़ेंगे, और कब वो वापस आएंगे, कब, ताकि अगर वो देश के लिए सोचेंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, तो देखिए इंडोनेशिया कितना विकसित हो रहा है, आप देख लीजिए मलेशिया की क्या हालत हाँ, है। लेकिन एकदम इसीलिए मैंने बाली का उदाहरण दिया, बाकी सब उदाहरण दिया। और व्यालोक जी, एक चीज और आप देखिए, ये कितनी खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। आप दर्शक समझें, जिसको हम लोग पॉलिटिकल थॉट कह रहे हैं, साफ तौर पर है ये केवल विस्तारवादी एजेंडा है। जरा एक बार को धर्म और ये वो को किनारे रखिए, देखिए जरा पार्टी के तौर पर ये केवल अपना एक्सटेंशन चाहते हैं। और ये कितना खतरनाक बात है कि कल मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था, थोड़ी पुरानी थी, हमको लग रहा है कुछ आनंद रंगनाथन, उसमें तहसीन रहमानी, अगर दर्शकों को याद हो तो आनंद रंगनाथन ने कहा कि साहब, एक टीवी डिबेट में जिस महिला के साथ एक यहाँ मौजूद व्यक्ति रहमानी बैठे हुए हैं और अभिव्यक्ति की आजादी में जो है अपनी जीभ नचा रहे हैं, उस महिला ने सच बोला था और वो घर में कैद है। ये उस समय था कि जब पब्लिक अपीयरेंस और बिल्कुल बंद थी नुपुर शर्मा। तो और उसमें उन्होंने कहा साफ तौर पर, ये खुद स्वीकार कर चुका है तहसीन रहमानी कि इसके जो है परदादा फोरफादर जो है वो जैन थे, जैन से कन्वर्ट हुए। तो ये खुदा ही जैन बैठा हुआ। ये आइडेंटिटी क्राइसिस जब तक रहेगी संभवतः दर्शकों, ये इसका हल जैसे होता है ना कि लोग पूछते हैं कि साहब इसका हल क्या है, घर वापसी, कुछ लोग नाम देंगे, कुछ लोग कुछ देंगे, कुछ लोग, अरे भाई आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ मत जियो। मानो कि जब कहते हो कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो भाई घर के अंदर जाने पर परबाबा का नाम जो है रामलाल लिखा रखा है, उसको दिखा दो, नो इश्यू। मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है, कोई बात नहीं, 5 टाइम तुम उठक बैठक करो, अष्टांग योग करते हो तुम शिव का, क्योंकि 8 तुम भी कहते हो कि नमाज की मुद्रा के समय 8 शरीर के अंग उनको जमीन पर जो है टच कराना ये फर्ज है। शिव के जो अष्टांग योग की जो मुद्रा है, जो फिजिकल मुद्रा है, उसके अभ्यास में भी 8 अंग शरीर के स्पर्श होने चाहिए जमीन के। वो जहां जो फेरी करते हो वो क्या है, समझ रहे हो ना? चांद इतना कहां से है, वो चंद्रबाल है। तो तमाम चीजें हैं, इसको तो मतलब शिव हमारे अब्बा हैं, इसको भी कह गए हैं। इतना ही मुझे लगता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस के हल कभी कभी यहाँ आएगा, एमबीएस की तरह, जैसे एमबीएस वहां सुधार रहा है अब्बा लोगों को। और आपने तो खोल के कह दिया कि वो सब तो खाली इन लोगों से जो है लैट्रिन धोआते हैं या दर्जी। हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल भाई, आईसिस में ये लोग गए कि हम मार देंगे, काफिरों को हलाक कर देंगे। भाई AK-47 छूना तो दूर, कहा कि जाके टॉयलेट साफ करो। अरे यार, तुम यहां से इतनी दूर से पखाना साफ करने गए थे। और अंतिम बात, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जाले, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर निकले। तो बस अपने अंदर के अपनी कुंठा से बाहर निकलने की जरूरत है भारतीय कन्वर्टेड हिंदुओं को, और हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोग हो रहे हैं, ऐसा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक शेर तो मैं भी सुनाऊंगा, ये बनती है अंतिम बात अपनी दर्शकों। अकबर इलाहाबादी साहब,
कि आबे जमजम से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों, आबे जमजम से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों, क्या तेरी तीरथ में इतनी नाकवानी आ गई, यानी तेरी क्षमता में इतनी कमजोरी आ गई, जो नीयत है तुम्हारी, कि आबे जमजम से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों, क्या तेरी तीरथ में इतनी नाकवानी आ गई, वो लगा कहने की हजरत आप देखो तो जरा, बंद था शीशी में अब मुझ में रवानी आ गई। तो आबे जमजम में पोखरा है मेरी जान, उसके वो बंद शीशी से निकाल के जब गंगा में बहा दोगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगी। यही रहो, यही तो कहते हैं मोहन भागवत, सुधर के रहो और सबका साथ सबका विकास एंजॉय करो, करते ही हो। तो बहरहाल अमेरिका को अपना गाल बजाने से पहले और किसी रिपोर्ट, आप देखिए पूरी मंडली वही है, पूरा गिरोह ही वही है। आपने कहा एक भी सनातनी नहीं है, और भाई साहब जो सबसे बड़े इसके नीति निर्धारक हैं, और यही वजह है कि देखिए मैंने एक बात कही दर्शकों कि राजनीति जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों, हम सरकार के साथ, आप देखिए हमने ही जिक्र किया कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी इस संस्था को कभी वीजा नहीं मिला, परंपरागत रूप से नहीं मिला। हो सकता है मैं खोजने चला जाऊं तो इंदिरा जी से नहीं मिल रहा हो, और पता नहीं उस समय रही हो कि नहीं रही हो, राजीव जी से नहीं मिली हो, फिर बीच में भी सरकारें आई हैं, तभी हमने और ब्यालोक जी ने ये बात भी की कि इसका मतलब है कि हमारी सरकारों का इस पर एक अस्थाई स्टैंड रहा है, ये बकवास चीज है। तो ब्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इस सवाल को अभी और मथेंगे, भारत में कोई मुसलमान नहीं है, आई एम सॉरी टू से भाईजान, कन्वर्टेड हिंदू रहते हैं। ब्यालोक जी हमें दोनों को आगे दीजिए, नमस्कार।